हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 11 सितंबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। सारी पेंडिंग वीडियोस हम लोग कवर कर रहे हैं, चाहे वो पीआईबी की हो या फिर करंट अफेयर्स की हो, क्योंकि इनको कवर किए बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। हालांकि मैंने 1 अक्टूबर से पीआईबी और करंट अफेयर्स दोनों स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन पेंडिंग वीडियोज़ जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। आज का पहला क्वेश्चन है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। चर्चा में क्यों है? हाल ही में CII द्वारा, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा 22वें नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट की घोषणा की गई। ये जो 22वां नेशनल अवार्ड इन एनर्जी एक्सीलेंस मैनेजमेंट है, जो भी है, वो GOC वर्कशॉप को दिया गया है, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली। याद रखिएगा, हाल ही में 22वां नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट CII द्वारा रेलवे की GOC वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली को दिया गया है, और इस वर्ष रेलवे की एकमात्र वर्कशॉप है जिसने नेशनल अवार्ड जीता है एनर्जी मैनेजमेंट में CII द्वारा। देखिए, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने कहा था कि ऐसा एक अवार्ड होना चाहिए 1991 में। तब से ये CII द्वारा ये अवार्ड दिया है हर वर्ष। इस बार 22वां दिया गया है, हर वर्ष तो नहीं, छोड़ के टाइम। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, 1895 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, प्रेसिडेंट है TV नरेंद्रन। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, इसको किसने इनॉग्रेट किया है? डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, इसको इनॉग्रेट किया है भारती प्रवीण पवार। ये देख लीजिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री, भारती प्रवीण पवार, इनके द्वारा डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। देखिए, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उसका इकोनॉमिक ग्रोथ कैंपस है, वहीं पर डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक, इसको इनॉग्रेट किया है भारती प्रवीण पवार ने। तो नई दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, याद रखना है। भारती प्रवीण पवार, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने एक बुक को भी लॉन्च किया है, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इन असम। इस बुक का नाम है, देखिएगा, इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इन असम। इसको भारती प्रवीण पवार ने लॉन्च किया है। इसके 2 राइटर हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक है, पर्पस क्या है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का विजन है हेल्थ फॉर ऑल, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो वही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्रिएट हो रहा है, उसी का एक पार्ट है डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक। अगला क्वेश्चन है, वेलफेयर बोर्ड फॉर जर्नलिस्ट, हाल ही में किस इंडियन स्टेट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया है? तो वेलफेयर बोर्ड फॉर जर्नलिस्ट तमिलनाडु ने बनाया है। किसने? तमिलनाडु ने। देख लेते हैं, तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा जर्नलिस्ट और उनकी फैमिलीज के लिए, यानी जो रिपोर्टर्स होते हैं उनकी फैमिलीज के लिए, वेलफेयर बोर्ड फॉर जर्नलिस्ट बनाया गया है। बाकी मेरे ख्याल से उस जर्नलिज्म को प्रमोट करने के लिए कलाइग्नार एक अवार्ड करके घोषित किया गया है, कलाइग्नार अवार्ड, ठीक है, ये भी तमिलनाडु गवर्नमेंट ने घोषित किया है। तो ये देख लीजिए, जर्नलिस्ट और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कलाइग्नार अवार्ड जो है 5 लाख रुपए तक का फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। तो वेलफेयर बोर्ड फॉर जर्नलिस्ट और कलाइग्नार अवार्ड तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिया है। तमिलनाडु, आप मैप में देख लीजिए, ये है तमिलनाडु। चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टैलिन, गवर्नर हैं, सॉरी, ये बनवारी लाल पुरोहित जो है कैंसिल हो चुके हैं यहाँ से, अब ये जा चुके हैं पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक बन चुके हैं। अगली वीडियोज़ में हम बता देंगे आपको कि कहाँ के ये गवर्नर है। हालांकि जबकि ये वीडियो तब तो बनवारी लाल पुरोहित ही थे। तमिलनाडु, देखिए, IIT मद्रास जो कि तमिलनाडु में है, उसने NIRF यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पोजीशन हासिल की है। NIRF रैंकिंग का 6वां एडिशन जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया जापान मैरीटाइम डायलॉग हाल ही में कंडक्ट किया गया है। आपको बताना है इसका पहला राउंड कब ऑर्गेनाइज किया गया था? तो फर्स्ट राउंड ऑफ इंडिया जापान मैरीटाइम डायलॉग 2013 में ऑर्गेनाइज किया गया था। कब? 2013 में। हाल ही में इंडिया जापान के बीच 6वां मैरीटाइम अफेयर्स डायलॉग हुआ है सितंबर 2021 में। देखिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिया जापान के बीच में ये मैरीटाइम डायलॉग। पहला राउंड हुआ था इंडिया जापान मैरीटाइम डायलॉग का 2013 में, न्यू दिल्ली में हुआ था 2013 में। तब से लेकर लगभग हर वर्ष किया जाता है। इस बार 6वां इंडिया जापान मैरीटाइम डायलॉग है। जापान आप यहाँ मैप में देख लीजिए, जापान और इंडिया के बीच में एक जिमेक्स नाम की मैरीटाइम एक्सरसाइज भी होती है। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी क्या है? जापानीज येन। वर्तमान में एम्परर हैं नरोहितो, और जब से ये एम्परर बने हैं तब से जापान में रेवा एरा की शुरुआत हुई है। जो प्राइम मिनिस्टर थे योशिहिदे सुगा, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, लेकिन नए प्राइम मिनिस्टर के घोषित होने तक वो बने रहेंगे। तो नया प्राइम मिनिस्टर घोषित हो गया है, अक्टूबर की वीडियो में आपको मिलेगा।
अगला क्वेश्चन है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके नए चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नए चेयरमैन बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। कौन बना है? ये देख लीजिए, ये हैं इकबाल सिंह लालपुरा, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए चेयरमैन बने हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसके नए चेयरमैन बने हैं आईपीएस ऑफिसर, फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा। बाकी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ये इंपॉर्टेंट है। 1978 में माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना की गई। बाद में इसको स्टैच्यूटरी पावर देने के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 पास किया गया। इस 1992 के नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट की वजह से जो हमारा माइनॉरिटी कमीशन था उसका नाम पड़ गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। उसके अलावा 1993 में पहली बार जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज था उसने 5 रिलीजियस कम्युनिटी को माइनॉरिटी का टैग दिया। ये 5 रिलीजियस कमेटी ये हैं। 2014 में एक और रिलीजियस कमेटी जो है माइनॉरिटी घोषित की गई, वो थी जैन। तो इस समय इंडिया में 6 रिलीजियस कम्युनिटी हैं जिनको माइनॉरिटी का टैग प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है किस इंडियन स्टेट या फिर यूटी द्वारा पहली बार पॉलन कैलेंडर लॉन्च किया गया है? तो चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने, किसने? चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने फर्स्ट पॉलन कैलेंडर लॉन्च किया है। ये देख रहे हैं आप, पॉलन के फूल हैं, इनसे रेसे उड़ते रहते हैं, रेसे रोए उड़ते रहते हैं, जिससे कई लोगों को अस्थमा की बीमारी भी हो जाती है। तो चंडीगढ़ इसने फर्स्ट पॉलन कैलेंडर लॉन्च कर दिया है। बस आपको इतना याद रखना है, इंडिया में पॉलन से कई लोगों को देखिए एलर्जी भी होती है, अस्थमा भी होता है, तो इसीलिए पॉलन कैलेंडर जारी किया गया है चंडीगढ़ गवर्नमेंट द्वारा। ये देखिए, मैंने आपको बताया था बनवारी लाल पुरोहित जो है चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तमिलनाडु के गवर्नर नहीं है, पंजाब के भी गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ही हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में ISA एग्रीमेंट यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस एग्रीमेंट को 84वें मेंबर के तौर पर किसने ज्वाइन किया है? तो जर्मनी 84 मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। बहुत अच्छी बात है, इंडिया लेड इनिशिएटिव है ISA। अगर कोई कंट्रीज को ज्वाइन करती है तो हमारे लिए गर्व का विषय है। ISA में इस समय 124 मेंबर हो गए हैं जिन्होंने कहा है कि भैया हम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक साइन किया है 84 है जर्मनी, और 67 ने रेटिफाई कर दिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस COP21 हुआ था 2015 में, तभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की गई थी। स्टार्टिंग में कहा गया कि 121 मेंबर ही रहेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितनी कंट्रीज आती हैं वो ISA के मेंबर रहेंगी, लेकिन जनवरी 2021 में सभी UN मेंबर के लिए इसको ओपन कर दिया गया। अब UN का कोई भी मेंबर ISA को ज्वाइन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है TMA स्कीम, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम, कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो TMA स्कीम मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। कब तक के लिए? मार्च 2022। ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। खास बात क्या है, अब इसमें डेयरी प्रोडक्ट को भी शामिल कर लिया गया है, यानी डेयरी प्रोडक्ट से भी ट्रांसपोर्ट आप कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट को भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए आपको असिस्टेंट दी जाएगी। तो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंट स्कीम कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है, 31 मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये स्कीम लॉन्च की थी। इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ट्रांसपोर्ट के लिए। डेयरी प्रोडक्ट पहले इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अब इनको शामिल कर लिया गया है डेयरी प्रोडक्ट्स को। इसमें अगर आप असिस्टेंट मतलब एक्सपोर्ट करते हैं इस स्कीम के तहत, तो रेट्स आपको एक्सपोर्ट के सब्सिडाइज्ड मिलेंगे, यानी पूरी तरह से वही चार्ज नहीं पड़ेगा जो अदर्स पे पड़ता है, तो असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ये असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, यानी इसकी वजह से ही आप असिस्टेंट ले सकते हैं TMA स्कीम में। अगला क्वेश्चन है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसके CMD कौन अपॉइंट हुए हैं? नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसके नए CMD बने हैं निर्लेप सिंह राय। ये देख लीजिए, ये हैं निर्लेप सिंह राय, ये नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL के नए CMD बने हैं निर्लेप सिंह राय। अभी टेक्निकल के डायरेक्टर थे, लेकिन अब CMD हो गए हैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के कौन? निर्लेप सिंह राय। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत कार्य करता है। 1979 में स्थापना हुई थी, नोएडा UP में हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है गॉफिन 502 ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, किसने लॉन्च किया है? तो गॉफिन, जिनजियांग, इस तरह के जो नाम है वो चाइना लॉन्च करता है मोस्टली। और कभी एग्जाम में पूछ लें लॉन्ग मार्च कौन सा रैकेट है, तो ये भी चाइना का है।
हालांकि आपको इस क्वेश्चन से ये रखना है कि चाइना ने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट गॉफेन 502 लॉन्च किया है। इस गॉफेन 502 को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से लॉन्च किया गया है। ये गॉफेन 502 सैटेलाइट है। ये चाइना के गॉफेन सीरीज का 24वां सैटेलाइट है। कौन सा? 24वां। हाइपर स्पेक्ट्रल इमेज भेजेगा। अच्छी बात यह है। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। करेंसी है रेनमिनबी। शी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया और किस कंट्री के बीच में स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप साइन की गई है? स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप इंडिया और यूएसए के बीच में साइन की गई है। देखिए, इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के तहत, देखिए इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 के तहत, इसी के तहत स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को साइन किया गया है। ये जो इंडिया और यूएस के बीच में क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा है, ये 5 पिलर्स पर बेस है, यानी 5 पिलर्स में कोऑपरेशन किया जाएगा। इसीलिए ये जो 5th पिलर है, ये क्या है? एमर्जिंग फ्यूल से रिलेटेड है, और एमर्जिंग फ्यूल्स के लिए स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की गई है SCEP, इंडिया और यूएस के बीच में। बस इतना ही याद रखिएगा। NSCN खापलांग हाल ही में चर्चा में था, किससे रिलेटेड है? तो अब यहाँ पे लिखा ही हुआ है, नागालैंड से रिलेटेड है। NSCN खापलांग, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग। सेंट्रल गवर्नमेंट और इसके बीच में सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है नागालैंड में शांति व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंसर्जेंसी को रोकने के लिए और प्रॉस्परस नॉर्थ ईस्ट के लिए ये एग्रीमेंट किया है। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन खास करके नागालैंड में, उसको अलग करने की कोशिश की जाती है और कई सारे ग्रुप वहाँ पे एक्टिवेट हैं। उन्हीं में से सबसे खतरनाक है NSCN के, यानी NSCN खापलांग। उसके साथ सीज फायर एग्रीमेंट कर लिया गया है। देखिए, इससे पहले 2015 में नागा पीस अकॉर्ड साइन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट और NSCN IM के बीच में, तब से ये काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका फर्स्ट डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट किसने हैंड ओवर किया है? तो MRSAM मिसाइल का फर्स्ट डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट DRDO ने हैंड ओवर किया है इंडियन एयरफोर्स को। देख लीजिए, DRDO द्वारा फर्स्ट डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट MRSAM मिसाइल का, MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का फर्स्ट डिलीवरेबल यूनिट फायरिंग यूनिट DRDO ने इंडियन एयरफोर्स को समर्पित किया है, वो भी जैसलमेर राजस्थान में। ये जो MRSAM का सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये 4.5 मीटर इसकी लेंथ होती है। फरवरी 2009 में साइन किया गया था एग्रीमेंट एयरफोर्स और DRDO के बीच में। इसका फर्स्ट डिलीवरेबल यूनिट इतने सालों बाद इन्होंने समर्पित किया था। कितनी अच्छी बात है। इंडियन एयरफोर्स 450 MRSAM मिसाइल खरीदेगा और इसके 18 फायरिंग यूनिट खरीदेगा, यानी बिना फायरिंग यूनिट के तो फायर कर ही नहीं सकते ना, तो बिना ये मिसाइल बेकार ही हो जाएंगी। और $2 बिलियन का एग्रीमेंट हुआ है, तो 70 किलोमीटर तक हिट कर सकती है आपकी MRSAM मिसाइल। इसका पहला डिलीवरेबल फायरिंग यूनिट जैसलमेर में DRDO ने एयरफोर्स को समर्पित किया है। उड़ान एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, कब लॉन्च की? 2016 में। मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने उड़ान स्कीम के लिए, यानी उस उड़ान स्कीम के तहत इंडिया के सिविल एविएशन सेक्टर के लिए 100 डेज का प्लान अनाउंस किया है। ये 100 डेज प्लान 16 एरियाज पर, 16 एरियाज पर फोकस करेगा। 8 जो है इसमें पॉलिसी से रिलेटेड होंगे और 4 रिफॉर्म से रिलेटेड होंगे। इन 16 एरियाज में 6 हेलीकॉप्टर पोर्ट यानी हेलीपोर्ट स्थापित किए जाएंगे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में। इसके अलावा इन्होंने MRO एक्टिविटीज़ के लिए नई पॉलिसी अनाउंस की है। MRO मतलब मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल। देहरादून में, उत्तराखंड में एक पोर्ट भी बनेगा, मतलब एयरपोर्ट बनेगा। तो उड़ान स्कीम के तहत 16 एरियाज पर फोकस किया जाएगा। 100 डेज का प्लान किसने अनाउंस किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि क्या है? सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। उड़ान पूरे देश का आम नागरिक, एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च की तो 2016 में। 10 वर्षों तक ये इम्प्लीमेंट की जाएगी और इसमें आपको पता ही है 500 किलोमीटर तक की रेंज का किराया जो है कितना है? 2500 रुपये है। हेलीकॉप्टर में भी 2500 रुपये, कुछ ऐसे ही करके फिक्स किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बुलेट ओवर बॉम्बे, ये बुक किसने लिखी है? बुलेट ओवर बॉम्बे, ये बुक लिखी गई है उदय भाटिया द्वारा। देख लीजिए, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, बस इतना ही याद रखिए, बुलेट्स ओवर बॉम्बे, उदय भाटिया ने बुक लिखी है। ये जाने माने क्या है? एक्टर डायरेक्टर जो भी हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, उदय भाटिया, ठीक है। दिल्ली में रहते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी है बुलेट्स ओवर बॉम्बे, रहते दिल्ली में है। लेकिन ADB ने किस इंडियन स्टेट में वाटर सप्लाई
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए $112 मिलियन का लोन दिया है। तो एडीबी ने झारखंड में वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए $112 मिलियन का लोन दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी $112 मिलियन का लोन दिया है झारखंड में वाटर सप्लाई डेवलपमेंट के लिए। अर्बन लोकल बॉडीज को सपोर्ट करेगा ये $112 मिलियन। तो एडीबी का पहला लोन है झारखंड में, याद रखिएगा। एडीबी का फर्स्ट अर्बन प्रोजेक्ट है झारखंड में, जिसके तहत $112 मिलियन दिए गए हैं वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापना हुई। मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है मसत्सुगु अस्कावा। वाइस प्रेसिडेंट कौन है? अशोक लवासा। अगला क्वेश्चन है, विजय रूपानी हाल ही में किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है? सबको पता है गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे विजय रूपानी। हाल ही के दिनों में बीजेपी के चौथे चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने रिजाइन कर दिया। आचार्य देवव्रत जो कि गवर्नर है उनको रिजाइन दे दिया है। तो चौथे बीजेपी चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल ही के दिनों में रिजाइन किया, चाहे वो कर्नाटक के हों, चाहे उत्तराखंड के हों, या चाहे कहीं के भी हों। गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं भूपेंद्र पटेल नए चीफ मिनिस्टर बने हैं और विजय रूपानी ने रिजाइन कर दिया है। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इजीली इनका जवाब दे पाएंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।